हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैसूर और इंग्लिशेस। यानी आज हम पढ़ेंगे यानी मद्रास या मैसूर और इंग्लिश मतलब इंग्लैंड वासी जो हैं उनका अध्ययन हम करेंगे आज हिस्ट्री बीए पार्ट थर्ड ईयर में कि आखिरकार मैसूर जो क्षेत्र है वह इंग्लिश के हाथ में कैसे आया। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश रूल इन मैसूर या इंग्लिश मैसूर स्ट्रगल, इसको यह भी टॉपिक हम बोल सकते हैं, परंतु बहुत शॉर्ट नेम है इंग्लिश एंड मैसूर। इनफ है इतना हमारा नाम कि आखिरकार मैसूर में इंग्लिश का रूल्स कैसे आता है। तो बीए थर्ड ईयर की जो हम बुक पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि इंग्लिश का रूल मैसूर में किस प्रकार से आया। तो मैसूर में जो इंग्लिश रूल आया है तो उसके लिए आखिरकार किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है, किस प्रकार का कार्य हमें देखने को मिलता है, तो वह सब अध्ययन हम आज यहाँ पर करेंगे। और मैसूर में जो इंग्लिश का रूल्स आया है तो उनको कोई आसानी से मैसूर प्राप्त नहीं हुआ है। मैसूर देखने में बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, बहुत छोटी सी रियासत थी, परंतु छोटी सी रियासत होने के पश्चात भी भारतीय इतिहास में मैसूर का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम मैसूर पे डिस्कस करते हैं आखिरकार मैसूर कहाँ है। मैसूर कर्नाटका क्षेत्र में, जो कर्नाटक के आसपास का मोस्टली साउथर्न एरिया जो है कर्नाटक का, वह मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। तो आखिरकार मैसूर जो रियासत है वो किस प्रकार थी तो हम बात करते हैं, जैसे कि यह बात कर लेते हैं, श्रीलंका हुआ, ये भारत का दक्षिणी भाग हुआ। तो यह जो राज्य है वह था निजाम का। हैदराबाद, तेलंगाना, ये जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु वाला इलाका, यह निजाम का था। फिर यह जो क्षेत्र है महाराष्ट्र से लेके ये कर्नाटक का भाग तक का, यह किसका था? मराठा का था। और यह जो क्षेत्र है यह जो है वो है मैसूर, यह मैसूर राज्य है। तो ठीक है, तो मैसूर जो राज्य है यह मुख्यतः कर्नाटका, कुछ तमिलनाडु का एरिया है, कुछ निजाम का है, आंध्र प्रदेश का इलाका भी इसके अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार यह मैसूर का राज्य था। तो उस समय दक्षिण भारत में तीन ही राज्य प्रमुख थे, मराठा, निजाम और मैसूर। मराठा, निजाम और मैसूर। अभी तक हम वैसे यानी मोस्टली हम अपने दो चैप्टर कर चुके हैं, हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं मैसूर वाला। पहला हम 18वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ चुके हैं, 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी। उसके पश्चात हमने बंगाल में अंग्रेजी शासन पढ़ लिया है। आज हम मैसूर में अंग्रेजी शासन पढ़ रहे हैं और एक और वीडियो के अंदर वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, परंतु निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। बंगाल वाले से भी निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं, तो मैसूर वाले से भी निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम मैसूर का अध्ययन करेंगे। आखिरकार मैसूर कहाँ है? मैसूर की हम बात कर चुके हैं, यह क्षेत्र यहाँ पे था, दक्षिण का प्रमुख क्षेत्र है। बहुत यानी नीचे की तरफ जाएं तब हमें ये मिलेगा मैसूर का राज्य। तो मैसूर का राज्य दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य था। वहाँ पर उस समय जब हम अंग्रेजों की बात कर रहे थे तो उस समय वहाँ पर क्या था? वाडियार वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? वाडियार वंश। वाडियार वंश का शासन था उस समय। कहाँ पर? मैसूर में। मैसूर में उस समय वाडियार वंश का शासन चल रहा था। वाडियार वंश के शासक वहाँ पर शासन करते थे। वाडियार वंश के शासन काल में ही वहाँ पर व्यवस्थाएं बनी हैं। वाडियार वंश के समय ही वहाँ पर कह सकते हो कि एक तरह से क्या, अंग्रेज जब आए थे तो वाडियार वंश का ही उस समय वहाँ पर शासन चल रहा था। अब हम बात करते हैं कि मैसूर जो आज हम मैसूर का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो मैसूर का जो हम अध्ययन करेंगे तो वो दो लोगों की प्रेफरेंस करेंगे। यानी जो मैसूर का अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में, उसमें हम दो लोगों का अध्ययन करेंगे। एक तो करेंगे हम हैदर अली, दूसरा नाम है टीपू सुल्तान। ठीक है, ये दो हैं। हैदर अली का ही बेटा है टीपू सुल्तान। तो इस तरीके से मैसूर में हैदर अली ने
जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का अंतिम शासक कौन है? टीपू सुल्तान। तो हम कहेंगे एक छोटे से वंश का शासन पढ़ रहे हैं, हैदर अली ने जो वंश स्थापित किया उस वंश का अंत टीपू सुल्तान पे जाकर हो गया। तो हम मैसूर में मुख्यतः हैदर अली और टीपू सुल्तान का ही अध्ययन करेंगे। तो हैदर अली जिसने मैसूर में सत्ता स्थापित की और टीपू सुल्तान अंतिम व्यक्ति था। अब हम इनका अध्ययन करते हैं। मैसूर व अंग्रेज, या सर कह सकते हैं इनमें इसको हम कह सकते हैं, इस चैप्टर को आंग्ल मैसूर युद्ध भी कह सकते हैं आप। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं जो टीपू सुल्तान, हैदर अली इन्होंने लड़े हैं अंग्रेजों से, और ये टोटल युद्ध हुए हैं चार युद्ध हुए हैं ये टोटल मिला के। तो ये चारों युद्ध हम पढ़ेंगे आगे जाके, परंतु हम अब पढ़ेंगे कि आखिरकार टीपू सुल्तान और हैदर अली थे कौन, कहाँ से थे। तो आखिरकार हम इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं उनका नाम है हैदर अली। पहले व्यक्ति हैं हैदर अली, जिनका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे कि आखिरकार हैदर अली कौन है और हैदर अली ने क्या किया है आगे। तो हैदर अली ने कह सकते हो कि मैसूर में सत्ता स्थापित की थी अपनी, और इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था अपने समय में। 2 युद्ध लड़े थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ में। तो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के समय हुए थे। तो हैदर अली एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने आंग्ल मैसूर युद्ध किए और उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता का प्रतिरोध किया और अपनी चतुराई से अपना शासन संभाला। तो हैदर अली का हम अध्ययन करते हैं। हैदर अली का जो जन्म है वो कब हुआ? 1727 ईस्वी। 1727 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1727 में हैदर अली का जन्म हुआ। अब हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो हैदर अली का जन्म स्थान यानी जन्म स्थान जो है वो है बूडी कोट। बूडी कोट, बूडी कोट जो स्थान है वह हैदर अली का कह सकते हो जन्म स्थान है। अब बूडी कोट कहाँ है? बूडी कोट है वेल्लोर में। वेल्लोर में बूडी कोट है और वेल्लोर कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के वेल्लोर में बूडी कोट स्थित है, वहां पर हैदर अली का जन्म हुआ था। तो हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ है? बूडी कोट में हुआ था और कर्नाटक में हुआ था। अब इसके जो पिता थे वह भी एक साधारण किसान ही थे, साधारण एक सैनिक थे, सैनिक का भी काम करते थे, कृषक वर्ग भी थे। तो एक बहुत ही साधारण कुल में इसका जन्म हुआ है। कोई एक कह सकते हो कोई राज परिवार में हैदर अली का जन्म नहीं हुआ, एक साधारण व्यक्ति था हैदर अली, और साधारण व्यक्ति होते हुए उसने अपना उत्कर्ष किया है। फिर बूडी कोट में जन्म होने के पश्चात जब यह कह सकते हो कि टीन एज में आया, जब यह बाल्यावस्था को क्रॉस करता है, युवावस्था में प्रवेश कर रहा था, तो उस समय इसने क्या किया कि उस समय के जो वाडियार राजा हैं, वाडियार वंश का उस समय शासन था मैसूर में। ठीक है, वाडियार वंश का शासन था मैसूर में। हैदर अली क्या है? हैदर अली वाडियार वंश के यहाँ पर गया। उस समय वहाँ का जो राजा था उसका नाम था चिक कृष्णराव। चिक कृष्णराव उनका नाम था। ठीक है, चिक कृष्णराव के यहां पर गए, उन राजा से मिले और राजा ने क्या किया, उन्हें घुड़शाला जो होती है वहां नौकरी दे दी। राजा ने घुड़शाला में उन्हें नौकरी प्रदान कर दी। तो हैदर अली जैसे ही कमाने योग्य हुए तो उन्होंने क्या किया, चिक कृष्णराव से मिले। चिक कृष्णराव ने उन्हें कहाँ नियुक्त किया? घुड़शाला में नियुक्त किया। और घुड़शाला से फिर वो क्या हुए, एक साधारण सिपाही के तौर पे भी उन्होंने काम किया। ठीक है, तो वह साधारण सिपाही भी रहे।
अब हम ये बात किसकी करें, चिक कृष्ण राव की बात करें। चिक कृष्ण राव मैसूर का उसमें वाडियार शासक था और उसने क्या किया, हैदर अली को उस समय घुड़शाला में नियुक्त कर दिया कि आप घोड़े की देखभाल करें। यानी कि छोटा मोटा यानी घोड़े का चारा डालना हुआ, घोड़े की यानी गंदगी इधर उधर फेंकना हुआ, घोड़े से जुड़े हुए कार्य हुए, घोड़े का जो साजो सामान होता है यानी जैसे पीठ पर बैठने के लिए जो सीट होती है वो तैयार करना और राजा आ जाए उसके, तो घोड़ों की देखभाल करने का काम हैदर अली को प्रदान किया गया। घोड़शाला में वह कार्य कर रहा था, परंतु धीरे धीरे उसने क्या किया, सेना में उसकी रुचि थी तो उसने कुछ समय के लिए सिपाही का काम भी किया और सिपाही के तौर पे भी उसने काफ़ी कुछ आगे काम किया। फिर अब होता है कि आखिरकार हैदर अली को तो नौकरी मिल गई, पर उस समय चिक कृष्ण राव था, उस समय जो वास्तविक सत्ता थी वो चिक कृष्ण राव के हाथ में नहीं थी। जो वास्तविक सत्ता है वो चिक कृष्ण राव के हाथ में नहीं थी, तो वो किसके हाथ में थी, वो दो लोगों के हाथ में थी, देवराज व नंदराज। नंदराज या नंदराज डबल नय का भी प्रयोग किया गया है इसके लिए, इसको नंदराज भी कहा जाता है। ठीक है, देवराज व नंदराज ये दोनों के दोनों भाई थे। ठीक है, तो चिक कृष्ण राव के यहाँ पर यह दोनों भाई थे। एक भाई तो राजस्व से जुड़ा हुआ काम देख रहा था, वजीर का काम कर रहा था, दूसरा एक सेना का काम संभाल रहा था। तो यह दोनों भाई मिलकर ही शासन चला रहे थे। चिक कृष्ण राव उस समय शासन सत्ता में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, देवराज व नंदराज ही उस समय सत्ता में सबसे ज्यादा कार्यरत थे। उन्होंने सत्ता में सबसे अधिक कह सकते हो रुचि दिखाई और सत्ता में रुचि दिखाते हुए उन्होंने ये कार्य किया। देवराज और नंदराज ने वहां पर वास्तविक सत्ता का उपभोग किया। जब देवराज और नंदराज, अब बात करते हैं आखिरकार इनकी वास्तविक सत्ता या इनका जो प्रभाव का समय है वो कब से कब तक का रहा, तो 1731 से लेके 1734 ईस्वी तक, 1731 ईस्वी से लेके 1734 ईस्वी तक का जो समय है वह देवराज और नंदराज का समय माना जाता है। मैसूर में लगभग यह 4 साल देवराज व नंदराज के हाथ में रहे। इन्होंने ही मैसूर की सत्ता का उपभोग किया, इन्होंने ही मैसूर की शासन सत्ता में जो भी कार्य करने होते थे वो सारे कार्य इन्होंने ही किए। और उस समय चिक कृष्ण राज अप्रभावी व्यक्ति रहा, उसका कोई भी सत्ता पर कंट्रोल नहीं था। अब हम आगे बात करते हैं कि जब सत्ता में इन्हीं का कंट्रोल है तो फिर आखिरकार अगली बातें क्या है या आगे इसके बाद में क्या हुआ देवराज और नंदराज के बाद में। अब क्या हुआ कि ना देवराज और नंदराज का जब यानी समय था तो उस समय हैदर अली ने बड़ी क्या कह सकते हो बड़े दिमाग का प्रयोग किया और उसने देवराज और नंदराज से अपनी बातें बैठा ली, यानी अपना कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया। अपना कम्युनिकेशन बैठाकर उन्होंने क्या किया कि उन लोगों के साथ में जुड़ाव स्थापित करके अपने आप की प्रतिष्ठा और अपने पद में वृद्धि कर ली। अपने पद में वृद्धि की और अपने पद में वृद्धि करने के पश्चात उसने डिडिंगुल एक दुर्ग है वहां पर उसने किलेदार का भी काम किया। डिडिंगुल में किलेदार के पद तक पहुंच गया वह। तो नंदराज और देवराज के समय उसने अपना उत्कर्ष किया। अब देवराज और नंदराज का जब उत्कर्ष हुआ, उत्कर्ष होने के बाद में उसने क्या किया, एक और चेंज किया, एक और परिवर्तन किया। अब ये परिवर्तन क्या है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो देवराज और नंदराज जब उस समय उन्होंने यह कार्य किया, उन्होंने सत्ता पर ध्यान केंद्रित किया, तो आखिरकार राजा भी कुछ समय तक ही नोट करता है। तो वहाँ का जब कृष्णराज था, शासक था, तो उसने कुछ समय तक तो जो चल रहा था वो चलने दिया और जिस तरीके से काम चल रहा है उसने कोई इशू क्रिएट नहीं किए। परंतु जब देवराज और नंदराज एक सीमा से आगे बढ़कर कार्य करने लग गए तो कृष्णराज को वह अच्छे नहीं लग रहे थे काम करते हुए।
वह पसंद नहीं कर रहा था कि देवराज और नंदराज इस प्रकार उसकी सत्ता को कंट्रोल में रखे, वह शासन में इस तरीके से रहें, क्योंकि कोई भी शासक हो वह खुद तो शासक है ही ना, वह सत्ता में है। अब सत्ता में है तो आखिरकार वह किस प्रकार बर्दाश्त करेगा किसी और व्यक्ति की सत्ता को, किसी और व्यक्ति की सत्ता को वो बर्दाश्त कर नहीं सकता। जब वह उस सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो उसने क्या किया कि उसके देवराज और नंदराज के जो विरोधी थे तो उनको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार क्या हुआ, देवराज और नंदराज की आगे जाके हत्याएं कर दी जाती है। देवराज और नंदराज की हत्याएं होने के बाद में जो कृष्णराज है वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जब देवराज और नंदराज की हत्याएं हुई तो एक अनुमान यह लगाया जाता है कि देवराज और नंदराज की हत्याओं के समय उस षड्यंत्र में केवल और केवल कृष्णराज ही शामिल नहीं था, उसके विपरीत जो हैदर अली है, हैदर अली ने भी वहां पर काफी कुछ सहयोग प्रदान किया। हैदर अली ने भी कुछ ना कुछ एक कह सकते हो उस षड्यंत्र में शामिल होकर और अपना स्थान प्राप्त किया। अब देवराज और नंदराज का अंत हो गया। कृष्णराज पहले भी शासन के प्रति लापरवाह था, आगे भी वो लापरवाही बना रहा। अब इस समय में 1734 के बाद में लेकर जो हैदर अली है उसने अपना काफी कुछ विकास कर लिया। अब उसने कृष्णराज को सत्ता से हटाने के लिए सोची कि अब कैसे भी करके मुझे सत्ता प्राप्त करनी है। अगर देवराज और नंदराज जैसे व्यक्ति अगर शासन कर सकते हैं, उन्होंने सत्ता का उपभोग किया है, चाहे उन्होंने शासक नहीं बने हो परंतु फिर भी उन्होंने सत्ता का उपभोग किया है, तो आखिरकार मैं सत्ता का उपभोग क्यों नहीं कर सकता, आखिरकार मेरे सत्ता हाथ में क्यों नहीं आ सकती। तो उसने भी सत्ता के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, और इन्हीं प्रयासों के चलते हुए उसने क्या किया कि राजा की दृष्टि में उसने अपना स्थान उच्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह राजा को सलाह देने लग गया, क्षेत्रों में काम करने लग गया, किलों में काम करने लग गया, अच्छी किलेदारी करने लग गया। तो उसने अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी चतुराई के माध्यम से राजा जो कृष्णराज थे उनकी दृष्टि में अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार हैदर अली ने अपना पद सुरक्षित कर लिया था। और धीरे धीरे हैदर अली ने क्या किया, सत्ता की प्राप्ति भी कर ली। इस प्रकार क्या कहते हैं, हैदर अली जो सत्ता में कब आया, हैदर अली को सत्ता की प्राप्ति जो है वो होती है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हैदर अली क्या है, वह सत्ता में आ जाता है। अब सत्ता में आके उसने किया क्या है कि आखिरकार 1761 ईस्वी में जब शासक बनता है तो उससे पूर्व वह क्या है कि अलग अलग पदों पर पहले भी कार्य कर चुका होता है। जैसे कि वह सत्ता में आने से पूर्व डिडिंगुल जो दुर्ग है वहाँ का किलेदार रह चुका था, यानी एक किले को वह संभाल चुका था। तो डिडिंगुल का किला वो देख चुका था एक बार, तो इसलिए उसने यानी एक किलेदार के तौर पे काम कर चुका, प्रशासक के रूप में काम कर चुका है, राजा के यहाँ पे अधीन रहकर वह काम कर चुका है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हैदर अली ने काफ़ी कुछ कार्य उसने कर चुका था। वो जब वह गद्दी में बैठता है तो उसको काफ़ी कुछ प्रशासनिक अनुभव हो चुका था। तो इस प्रकार 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर की सत्ता हथिया लेता है, और वाडियार वंश से सत्ता कहाँ आ जाती है, अब हैदर अली के हाथ में आ जाती है। अब वाडियार वंश का कोई शासन नहीं रहा, अब वाडियार वंश के स्थान पर हैदर अली का शासन स्थापित हो जाता है और मैसूर में मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाता है। अब हम बात करते हैं आखिरकार इसका प्रतिरोध क्यों नहीं हुआ। प्रतिरोध हुआ है, अवश्य हुआ है, परंतु प्रतिरोध करता कौन। हैदर अली ने 1734 से लेकर 1761 ईस्वी तक अपने विरोधियों का ही अंत किया है और अपने कुछ विश्वास पात्र मित्र बनाए। तो इस प्रकार हैदर अली जब गद्दी पे बैठा तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने आप का। तो इस प्रकार हैदर अली उस समय का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। अब हम बात करते हैं कि 1731 से 34 तक जब देवराज और नंदराज का यानी आधिपत्य रहा, तो उसके पश्चात हैदर अली जब शासक बना तो आखिरकार उसकी समस्याएं क्या थी।
हम हैदर अली पढ़ रहे हैं अभी। तो हैदर अली ने जब गद्दी पे बैठा तो गद्दी पर बैठने के पश्चात आखिरकार उसकी समस्याएं क्या रही, आखिरकार उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या थी निजाम। आखिरकार हैदराबाद का जो निज़ाम था वो मैसूर को काफ़ी कुछ परेशानी करता था और मैसूर का बहुत सा क्षेत्र निज़ाम ने अपने अधीन करके रखा था। तो इनके बीच में सीमा विवाद चल रहा था। निज़ाम का जो शासक था, तो जो हैदराबाद का निज़ाम था वह बहुत सा जो क्षेत्र है मैसूर का वह दबा के बैठा हुआ था। तो बहुत बड़ा राज्य था, मैसूर छोटा सा राज्य है। कृष्णराज ने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, तो इससे क्या हुआ कि जो क्षेत्र था वो सारा का सारा क्या है निज़ाम ने अपने अंदर करने की कोशिश की। आखिरकार वो निज़ाम जो है मैसूर को दबाना चाहता था। अब दूसरा जो है वो है मराठा आक्रमण। यानी हैदर अली जब शासक बना उससे पूर्व ही कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों पर बार बार क्या होता था, मराठा आक्रमण होते रहते थे। शिवाजी के समय से ये काम होता आ रहा है, शिवाजी के शासन काल से ही मराठा आक्रमण चलते हुए आ रहे थे। तो यह हैदर अली के समय भी एक समस्या बना हुआ था। दूसरी जो समस्या हो गई मराठा। अब तीसरी जो समस्या थी वो अंग्रेज। ठीक है, अब ये गद्दी पर क्या बैठा, 1761 ईस्वी में बैठा है। अब ये देखिए 1757 का प्लासी का युद्ध पहले हो चुका है और 1760 ईस्वी में सत्ता परिवर्तन वापस हो चुका है। तो आखिरकार अब ये वो समय है जहां पर बात की जा रही है अंग्रेजों के यानी साहस की। अंग्रेज साहस दिखा रहे हैं भारत पर अधिकार करने का। तो अंग्रेज उस समय समस्या बन चुके थे भारत के लिए। यह बात बहुत अच्छे से हैदर अली जानता था, तो अंग्रेजों को भी वह एक समस्या मानता था। चौथा है उसका असंगठित राज्य। यानी जो राज्य था वो संगठित नहीं था। बहुत से लोग वाडियार वंश के जो कृष्णराज है उनकी लापरवाही के कारण बहुत से क्षेत्र टूट बिखर गए थे, अलग अलग हो गए थे। तो उनको जीतना आवश्यक था और उस विजय के लिए यह जरूरी था कि आखिरकार क्या करें। फिर जो पांचवी समस्या है वह है उसकी शासन की वैधता। आखिरकार क्योंकि हैदर अली ने तो वाडियार वंश को हटाकर फिर गद्दी पर स्थान प्राप्त किया है, तो आखिरकार उसे जो शासन है, सत्ता है, वो उसका लीगली है या नहीं है, वो चीज़ भी साबित करनी आवश्यक थी। तो इस प्रकार हैदर अली की उस समय ये प्रमुख 5 समस्याएं थी कि एक तो ये थी कि निज़ाम ने काफ़ी कुछ क्षेत्र हैदर अली का जो था, या जो कह सकते हैं हैदर अली का नहीं कहें तो मैसूर राज्य का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार करके रखा था, तो वह हटाने की आवश्यकता थी। दूसरी मराठा आक्रमण जो हो रहे थे उन पर विजय, यानी जब बार में हो रहे थे, बार में परेशान होना पड़ता था कि मराठा आक्रमण करते थे और लूट कर ले जाते थे, तो उससे जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही थी तो उसको। फिर दूसरा अंग्रेज उस समय की प्रमुख समस्या बन गए थे भारत की, तो उसका अंत करना आवश्यक था। उसे एक असंगठित राज्य मिला था तो उसको संगठित करना आवश्यक था। और जब वो शासक गद्दी पर बैठा है तो उसे अपनी वैधता भी स्थापित करनी आवश्यक थी। यानी लीगलिटी कैसे है कि आप गद्दी पर बैठे हो, आप शासन कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, तो यह भी जरूरी था। फिर इसके अलावा मैसूर का राजकोष भी ज़्यादा कुछ भरा हुआ नहीं था, तो राजकोष को सही करना था। और फिर इसके अलावा जो अगली प्रॉब्लम थी कि मैसूर की कोई सशक्त सेना नहीं थी। मैसूर में उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सेना नहीं थी, कोई प्रबल सेना नहीं थी मैसूर की। बहुत ही कह सकते हो अप्रशिक्षित सैनिक थे, अनट्रेंड यानी सोल्जर्स, जिनके लिए हम कहें कि अगर लड़ने जाएं तो यानी अगर 1000 भी जाए ना तो एक सेना जीत के आए, इस तरह के अनट्रेंड सैनिक थे। तो उस समय की यानी सैन्य व्यवस्था भी मैसूर की कमज़ोर थी। तो इन समस्याओं का सामना हैदर अली को करना पड़ा। आखिरकार अब इन समस्याओं का समाधान हैदर अली ने कैसे किया? तो हैदर अली ने सबसे पहले क्या किया, डिडिंगुल दुर्ग में क्या है, फ्रांसीसी सहायता प्राप्त की। डिडिंगुल का दुर्ग था, फ्रांसीसी सहायता थी, और क्या मिला,
प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे दिया गया? सेना। यानी यूरोपीय पद्धति से सिखाने का काम कहाँ किया गया? यूरोपीय पद्धति से सिखाने का काम किया गया था यहाँ पर डिडिंगुल के दुर्ग में। डिडिंगुल के दुर्ग में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया सेना के लिए। फ्रांसीसी ट्रेंड करते थे, भारतीय भी इन्हें ट्रेंड करते थे, साथ में यहाँ पर तोपें भी तैयार हुई। ठीक है, तो डिडिंगुल के दुर्ग को सशक्त किया गया, हथियार तैयार किए गए वहाँ पे प्रशिक्षण देकर सेना तैयार की गई, और प्रशिक्षण देकर सेना तैयार करके उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया, क्योंकि ये आवश्यकता था उस समय की, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय एक अच्छी सेना होना। और फ्रांसीसियों के साथ में उसने मैत्री स्थापित की। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी प्लस हैदर अली क्या हो गए? मित्र हो गए। ठीक है, तो उस समय फ्रांसीसियों के साथ में यह सहायता प्राप्त करके हैदर अली ने क्या किया? फ्रांसीसियों से मित्रता कर ली। अब इससे प्रॉब्लम किससे हो सकती है? इससे प्रॉब्लम हुई है अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत में नहीं चाहते थे। तो हैदर अली का झुकाव फ्रांसीसियों के प्रति था, फ्रांसीसियों से उसने दोस्ती कर रखी थी, उसकी सहायता से उसने अपनी सेना तैयार की, अपने नावें भी तैयार करवाई, फ्रांसीसियों से उसने नावें भी तैयार करवाई हैं और तोपें भी तैयार करवाई हैं। तो इस प्रकार उससे एक सैनिक सहायता लेकर हैदर अली ने अपना स्थान तो ठीक कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेज खुश नहीं हुए। अंग्रेज ये देखते थे कि आखिरकार यह किसी भी प्रकार से फ्रांसीसियों से कोई भी सहायता न ले, और फ्रांसीसियों को किसी भी प्रकार से भारतीयों की सहायता न मिले, यानी फ्रांसीसियों का चहेता कोई भी शासक ना रहे। किसी भी प्रकार से फ्रांसीसी भारत में, यानी किसी भी शासक या किसी भी तरीके से फ्रांसीसी भारत में ना रहे। तो इसलिए वह चाहते थे कि आखिरकार हम फ्रांसीसियों को किसी प्रकार से बाहर धकेल दें। तो डिडिंगुल के दुर्ग में ही फ्रांसीसी सहायता के साथ में सेना तैयार की गई। अब हुआ क्या इसके बाद में? अब जब 1761 ईस्वी में गद्दी पे बैठा है, गद्दी पर बैठा है, तो उसके बाद में इसने क्या क्या काम किए हैं? तो अब 1761 से लेकर 1763 ईस्वी तक इसने क्या किए? विजय अभियान किए। क्या किया? विजय अभियान किया। हैदर अली ने 1761 से 1763 ईस्वी तक विजय अभियान किए, और विजय अभियान कहाँ क्या किए? होजकोट, उसने होजकोट पर विजय प्राप्त की। फिर इसके बाद में दौड़ बेलापुरम, दौड़ बेलापुरम पर विजय प्राप्त की, होजकोट पर प्राप्त की, और सेरा क्षेत्र है वहां पर विजय प्राप्त की, और बैदनूर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सेरा, बैदनूर और पोलीगोटा। पोलीगोटा या पोलीगोरा, इसे पोलीगोटा या पोलीगोरा भी कहते हैं। पोलीगोरा, इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। होजकोट, दौड़ बेलानूर, सेरा, बैदनूर और पोलीगोटा या पोलीगोरा या पोलीगोटा नामक जो स्थान है उन पर विजय प्राप्त की। तो इन क्षेत्रों पर 1761 से 1763 ईस्वी में विजय प्राप्त की। पोलीगोटा या पोलीगोरा, इसके अलावा बैदनूर, फिर उसके पश्चात सेरा, और फिर इसके बाद दौड़ बेलापुर, और फिर होजकोट। इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके उसने जो क्षेत्र मराठाओं ने जीते थे और जो निजाम ने जीते थे उनको अपने पास मिला लिया। विजय अभियान किसके थे? कि मैसूर राज्य को संगठित करना था। मैसूर राज्य को संगठित करने के लिए यह विजय अभियान किए गए। सीधा सा उदाहरण है, मैसूर राज्य को संगठित करने के लिए
यह विजय अभियान हुए। ठीक है। मैसूर राज्य को यह विजय अभियान संगठित करने के लिए किए गए। फिर अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से और कार्य इन्होंने किए हैं। तो मैसूर राज्य को संगठित तो कर लिया अब इन्होंने। अब मैसूर राज्य को संगठित करने के अलावा इन्होंने क्या किया है कि यह राज्य किस किस के अधीन थे पहले? यह निजाम और मराठों के अधीन थे। तो निजाम और मराठों से वो क्षेत्र अपना वापस पा लिया जो किसी न किसी कारण से बिछड़ गए थे इनसे। तो इस प्रकार 1761 से 1763 ईस्वी में विजय अभियान किए गए। अब जब एक सशक्त राज्य बनने लगता है, जब क्या कह सकते हो, हैदर अली जब गद्दी पर बैठा 3 सालों में उसने अपनी सत्ता को सुरक्षित किया, तो क्या होता है कि जब कोई मजबूत बनने लगता है ना, तो लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, और ईर्ष्या करते हैं तो उस पर आक्रमण भी करते हैं। तो हैदर अली पे क्या हुआ, उस समय मराठाओं ने आक्रमण किया। अब मराठा तो उस समय के कह सकते हो कि आक्रमण करते ही थे। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, यहां पे अगर आपने डेट पढ़ी है, अगर आप थोड़ा सा क्रॉस चेक ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो तो आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मैं समझाता हूं कि हैदर अली गद्दी में बैठा कब? 1761। विजय अभियान कब है? 1761 से 1763। जब यह गद्दी पे बैठा है तब मराठा क्या कर रहे थे? आखिरकार सत्ता परिवर्तन क्यों होने दिया जा रहा है? जबकि उस समय तो मराठाओं का नारा था कि हिंदू पद पादशाही, परंतु उस समय आखिरकार मराठा कहां थे? बात होती है आखिरकार मराठा कहां थे? जबकि मराठा आक्रमण हैदर अली के समय 1764 ईस्वी में हुए। 1764 के बाद में 1766 ईस्वी में हुए, और 1766 के बाद में 1767, 1768 इन ईस्वियों में हुए हैं। पर इस समय क्यों नहीं हुआ हैदर अली पे आक्रमण? कारण यह है कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पूरे मराठा वहां गए हुए थे, और जब युद्ध हुआ तो ऐसी पराजय मिली कि 3 साल तक वह चेते भी नहीं। तो पानीपत की लड़ाई से मराठा शक्ति टूट चुकी थी, उसको वापस सशक्त होने में समय लगा, और फिर जाके जब सशक्त हुए तो उन्होंने आसपास के लोगों को वापस उसी तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हैदर अली जब सत्ता में आया तो उस समय पानीपत का युद्ध हो चुका था। पानीपत का युद्ध हो चुका था, जिसके कारण मराठा शक्ति टूट चुकी थी। निजाम भी उस समय कमजोर था, और दिल्ली की सत्ता भी खतरे में थी। तो किसी भी प्रकार से उसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हैदर अली ने दिमाग लगा के इसी सन में उसने वाडियार वंश के स्थान पे खुद को शासक बनाया, और शासक बनाने के पश्चात गद्दी पर बैठा। और आगे के जो 3 साल है उसने किस में लगाए? आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य को संगठित किया, अपनी जो क्षेत्रीय शक्ति है उसे सुगठित किया, और अपने आप को सशक्त किया। फिर एक विशाल सेना गठित की। डिडिंगुल के दुर्ग में उसने क्या किया? फ्रांसीसियों की सहायता के साथ में उसने एक संगठित, सुरक्षित, नियोजित सेना का निर्माण किया, जो फ्रांसीसी प्रशिक्षण लिए हुए थे, यूरोपीय पद्धति के अनुसार प्रशिक्षित थे, तोपें तैयार हुई, दुर्ग तैयार किए गए। फिर उसके पश्चात मराठाओं का आक्रमण कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। तो 1764 ईस्वी में मराठा आक्रमण होता है। यह हैदर अली के समय पहला मराठा आक्रमण था। इसके बाद में 1766 ईस्वी में होता है। फिर 1766 के बाद में 1767-68 में बताया जाता है, और फिर इसके बाद में 1771 ईस्वी में होता है। यह प्रमुख 4-5 बार आक्रमण होते हैं। अब बात होती है कि आखिरकार इतनी बार आक्रमण हुए, कैसे रोका गया? रोका कैसे? क्वेश्चन होता है, इनको रोका कैसे? मराठाओं को रोका कैसे?
आखिरकार मैसूर का राज्य सुरक्षित कैसे रह गया, इतना छोटा राज्य है। हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने इन्हें दे दिया धन, या कह सकते हो घूस, जो कमजोरी थी इनकी, पैसा देकर मराठाओं को वापस कर दिया, धन देकर वापस। पैसा पकड़ाता था, जाओ, चले जाते थे, साल 2 साल होते थे, फिर वापस आते थे, पैसा पकड़ाया, वापस चले जाते थे, वापस आते थे, पैसा पकड़ाया, वापस भेज देते थे। इस प्रकार यह 1771 ईस्वी तक चलता रहा। तो इस प्रकार 1764, 1766, 1767, 1771 ईस्वी में इन सनों में मराठाओं का आक्रमण होता रहा। ठीक है, तो यह हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं आखिरकार अंग्रेजों की प्रॉब्लम कब शुरू हुई। अंग्रेजों को क्या समस्याएं आई, यानी ये कह सकते इन दोनों के बीच में समस्या क्या हुई कि आखिरकार हैदर अली के विरुद्ध इन्हें युद्ध करना पड़ा। तो कारण यह था कि हैदर अली के मित्र कौन है, इसका मित्र है फ्रांस। फ्रांस का शत्रु कौन है, अंग्रेज। तो शत्रु का जो मित्र होता है वह भी कौन होता है, शत्रु ही होता है। तो इस प्रकार हैदर अली भी क्या हुआ, शत्रु हुआ। तो इस प्रकार फ्रांस से मित्रता से अंग्रेज खुश नहीं थे, वह चाहते थे कि आखिरकार हैदर अली या मैसूर राज्य किसी प्रकार से फ्रांस के साथ ना रहे। और उस समय फ्रांसीसी युद्ध का दौर भी चल रहा था। फ्रांसीसी युद्ध का दौर भी उस समय चल रहा था। कर्नाटक के युद्ध वगैरह हैं तो वो उस समय हुए। तो यह इशू था उस समय का जो चल रहा था कि आखिरकार अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से मैसूर का राज्य फ्रांस से जुड़े। तो यह समस्या था, और कोई समस्या नहीं थी। वह चाहते थे कि दक्षिण भारत का जो व्यापार है वह केवल अंग्रेज करें। उत्तर भारत का तो कर ही रहे थे, दक्षिण भारत का भी वह अपने अधीन चाहते थे। तो वह चाहते थे कि दक्षिण भारत से जो व्यापारिक अधिकार है वो अंग्रेजों को ही मिले। परंतु मैसूर राज्य सपोर्ट किसे कर रहा था, फ्रांस को। मैसूर राज्य सपोर्ट कर रहा है फ्रांस को, और हैदर अली चाहता था कि फ्रांस ही आगे रहे। तो अंग्रेजों को उस समय बड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी कि वो फ्रांस को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। इसके कारण हैदर अली और फ्रांस के कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों को समस्याएं उत्पन्न होने लग गई और अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से क्या हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हम आज पढ़ेंगे कि आखिरकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आखिरकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि हैदर अली की मित्रता फ्रांस के साथ थी। फ्रांस के व्यापारिक लाभों के कारण अंग्रेज परेशान थे। फ्रांस को वह किसी प्रकार से लाभ नहीं होने देना चाहते थे। प्लस हैदर अली अंग्रेजों को सहयोग नहीं दे रहा था। हैदर अली नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से यह आगे बढ़े, वह अंग्रेजों का विरोधी था। और फिर साथ में यह चाहते थे अंग्रेज की उनका प्रभाव मैसूर पर भी बने। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यह युद्ध हुआ। इन्हीं समस्याओं को लेकर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ। 1761 से लेके 1769 के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ पहला। यह समय है 2 साल का। इन 2 सालों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, 1767 ईस्वी में हुई। अंत कब हुआ, 1769 ईस्वी में हुआ।
अब हम बात करते हैं अंग्रेज। तो अब जब ये युद्ध कर रहे थे तो आखिरकार यह इतने प्रभावशाली तो नहीं थे उस समय कि यह किसी भी प्रकार से सीधा का सीधा आक्रमण मैसूर पे करें। और कह सकता हूँ अंग्रेज इस चीज़ में समझदार भी थे कि वह सीधा आक्रमण का रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे कि वह सीधा आक्रमण मैसूर पर करें। तो मैसूर पर वह सीधा आक्रमण करने में सक्षम नहीं थे, मैसूर पर वह सीधा आक्रमण करना भी नहीं चाहते थे। अब बात होती है कि आखिरकार जब वो आक्रमण करने में सक्षम नहीं है तब इनके बीच में हुआ क्या। आखिरकार इशू तो यही ना कि जब आप सक्षम नहीं हो तो आखिरकार फिर आपने युद्ध किस बलबूते पे किया, यानी आपका बूता क्या था, आपने किस बूते पे आक्रमण किया। बूते की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे तो लोगों की। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो जब 1767 और 1769 में हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने युद्ध में क्या किया। तो अंग्रेजों ने उस समय अपनी कूटनीति रची, अपने दिमाग का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, त्रिगुट निर्माण। इन्होंने क्या किया, त्रिगुट का निर्माण कर लिया। अब त्रिगुट क्या होता है, त्रिगुट ऐसा है कि 3 लोगों का गुट, 3 लोग समूह में काम करते हैं, उन्हें त्रिगुट कहते हैं हम यहाँ पे। तो त्रिगुट का निर्माण कौन हो गया, तो पहले तो हम लेते अंग्रेज, पहले तो हो गए अंग्रेज। अब यहां पर त्रिगुट में आने वाला व्यक्ति और कौन हो सकता है। बात चल रही है 1767, उस समय तक बक्सर का युद्ध हो चुका था, शाह आलम से भी संधि हो चुकी है, सुजाउद्दौला से भी संधि हो चुकी है, बंगाल पर अधिकार हो चुका है। अब क्या, तो अब यहां पर होता है कि अंग्रेजों के लिए एक थोड़ी मुसीबत की स्थिति यहां पर आ जाती है। अब मुसीबत की स्थिति आती है कि आखिरकार हम शाह आलम से सहायता मांगेंगे तो सफल नहीं होंगे हम, क्योंकि इतनी दूर से आएगा, यानी कोई क्रियान्वित होने वाली चीज नहीं है। बंगाल से मांगेंगे क्योंकि बहुत दूर है बंगाल भी, तो आखिरकार वहां से हम सहायता मांगेंगे तो किस प्रकार सफल हो सकती है, वो भी सफल नहीं हो सकती। अवध से मांगेंगे तो अवध की सहायता भी सफल नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होके फिर कहीं जाकर आप यहाँ पे आऊंगे। तो जो अंग्रेज है उस समय के सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति मैं उस समय मानूंगा कि इन्होंने बहुत समझदारी से काम किया। इन्होंने उस समय के तत्कालीन दक्षिण भारत की शक्तियों से संधियां कर ली और मराठाओं और निजाम, मराठा और निजाम इनके साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया। मराठा व निजाम के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया। तो उस समय की दक्षिण भारत की तीसरी शक्ति मैसूर को हराने के लिए दक्षिण भारत की 2 शक्तियां मराठा व निजाम का सहयोग लिया गया। अब इनको प्रलोभन क्या दे सकते हैं, इनका प्रलोभन दे सकते हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा या फिर हम आपको प्रदेश दे देंगे। तो इनको प्रदेश और पैसे का प्रलोभन दिया गया, प्रदेश व धन का प्रलोभन। अब पैसे और धन के लिए, यानी धन के लिए और प्रदेश के लिए कौन नहीं लड़ता, सभी लड़ते हैं। तो यह भी तैयार हो गए। अब इन त्रिगुटों की खबर मिल गई हैदर अली को। हैदर अली को क्या मिली, खबर मिल गई, आखिरकार यह षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है। अब इसके पश्चात क्या होता है, हैदर अली को जैसे ही खबर मिली कि आखिरकार मेरे लिए अंग्रेज इतना व्यवस्थित योजना बनाकर आ रहे हैं, तो आखिरकार मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने मराठाओं को बोला कि मैं आपको धन देता आया हूं, अब भी मैं आपको धन दूंगा, आप मत आना। मराठाओं को साफ बोला कि 1764 में आपको पैसा दिया, 1766 में भी दिया आपको पैसा, आपको 1 साल पहले भी तो पैसा दिया है, और पैसा चाहिए मैं दूंगा ना, पर आप अंग्रेजों के साथ क्यों आ रहे हो, हमारी आपसे लड़ाई है, तीसरा क्यों आ रहा है। तो मराठा तो अंग्रेज दे या हैदर अली दे,
हैदर अली तुरंत दे रहा था। तो उसने बोला कि किस पे भरोसा कर रहे हो, वो तो किसी का सगा नहीं है अंग्रेज। तो बंगाल में नहीं देखा आपने, बक्सर के युद्ध में नहीं देखा आपने, किसी का सगा नहीं है अंग्रेज। तो हैदर अली ने जब ये बात मराठाओं से की तो मराठाओं को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने धन लेकर अपने आप को अलग कर दिया। और अंग्रेजों को इस बात का कोई खबर नहीं है, तैयारी कर रहे हैं ये तो बस आक्रमण की। इधर निजाम, इसको प्रलोभन क्या दिया, मैं आपको प्रदेश दूंगा, मैं आपको उपजाऊ भूमि प्रदान करूंगा, मैं अपने राज्य का कुछ क्षेत्र आपको दे दूंगा, तो आप मुझ पर आक्रमण ना करें। अब किसी को प्रदेश दिया जा रहा है, किसी को धन दिया जा रहा है। यही तो लोभ देकर अंग्रेजों ने मराठा निजाम के साथ त्रिगुट का निर्माण किया और यही चीजें हैदर अली ने उन्हें पहले ही प्रदान कर दी। युद्ध के बिना ही ये चीजें मिल गई तो इनको कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा और यह संधि टूट गई। इस प्रकार जब युद्ध लड़ने के लिए केवल और केवल अंग्रेज बच गए। अब बचे केवल और केवल अंग्रेज। मराठाओं को बोला नहीं कि आप मेरे साथ आके लड़ो, निजाम को नहीं बोला आप मेरे साथ आके लड़ो, उनको बोला कि मैं आपको चीज दूंगा पर आप ना आओ ही मत, दिखो मत हमें, मैं खुद संभाल लूंगा इस चीज को। तो हैदर अली ने उस समय का सबसे अच्छा कह सकते हो कूटनीतिज्ञ, जो कह सकते हो षड्यंत्र है, वो विफल कर दिया और निजाम और मराठाओं को इस त्रिगुट से अलग करके फिर इसने हैदर अली ने सेना लेकर पहुंच गया मद्रास। मद्रास क्यों? क्योंकि मद्रास में अंग्रेजों का दक्षिणी भारत केंद्र है, यानी दक्षिण भारत में उनका केंद्र क्या था? मद्रास था। वहां पर सेना सहित पहुंच गया और घेरा डाल दिया। अब बताओ कब डाला? 1769 इसमें 1769 में सेना लेकर पहुंच गया मद्रास और मद्रास पहुंचकर क्या किया उसने? घेरा डाल दिया। अब मरता क्या नहीं करता, तो मरता व्यक्ति था उस समय कि आखिरकार न तो मराठा आए न निजाम, उल्टा हैदर अली विशाल सेना लेकर मद्रास पहुंच गया, मद्रास को घेर लिया। युद्ध के लिए वो कुछ कर नहीं सकते, युद्ध के वो योग्य थे नहीं। अब अंग्रेजों के कह सकते हैं कि न उगलने को बन रही थी न निगलने को। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि आखिरकार मद्रास का पतन हुआ, अंग्रेजों ने हैदर अली से संधि का प्रस्ताव रखा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि 1769 ईस्वी में संधि हुई। 1769 ईस्वी में कब हुई? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल है, 1769 सन है और इस समय कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। और यह संधि होते ही युद्ध का भी अंत हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कैसे हुआ? मद्रास की संधि के कारण हुआ, 1769 में हुई। अब इसकी शर्तें क्या थी? इसकी पहली शर्त तो थी कि जो एक दूसरे के बंदी हैं उन्हें लौटाया जाए। यानी अगर अंग्रेजों का कोई बंदी हैदर अली के पास में, हैदर अली उसे वापस कर दे, और अगर अंग्रेजों के पास में हैदर अली का पक्ष का कोई व्यक्ति है तो उसे वापस कर दे। तो एक दूसरे के बंदियों को एक्सचेंज करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के जो प्रदेश हैं, जो अधिकार कर लिए थे हमने, वो लौटाएं। ठीक है, कि कुछ क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन थे हैदर अली ने विजय प्राप्त करके अपने अधीन कर लिया, या फिर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, तो यह प्रदेश भी एक्सचेंज कर लिए जाएं। अब क्योंकि अंग्रेजों ने संधि का प्रस्ताव रखा है, अंग्रेज हारे हैं, तो अंग्रेज युद्ध की क्षतिपूर्ति भरेंगे।
अब युद्ध में जो भी नुकसान उठाना पड़ा हैदर अली को, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। यह 3 शर्तें थी जो इस मद्रास की संधि में हुई कि पहला तो एक दूसरे के बंदी लौटा दें, एक दूसरे के प्रदेश जो है वो लौटा दें, फिर अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति की राशि भरनी थी, पैसा देना था क्षतिपूर्ति का, और इसके अलावा एक दूसरे पर वो आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे समय पर। तो ये सब बातें भी वहां पर की गई प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा कंप्लीट होता है। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा ही हमें क्या कहते हैं कि एक तरह से हिंट मिलती है कि आखिरकार किस प्रकार हैदर अली ने एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना कर रखी थी।